दोस्तों, एक व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति पिछले 4 महीने से गायब हो जाता है। और उस व्यक्ति को, जो कोई भी उस व्यक्ति के संपर्क में था, वह हर कोई ये पूछता था कि आखिरकार शिवा कहाँ चला गया है। शिवा सक्सेना के बारे में हर कोई ये जानना चाहता था। उनके परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, या फिर उसके जो संपर्क में लोग रहते थे वह हो, वह हर कोई ये जानना चाहते थे कि आखिरकार शिवा है वह चला कहाँ गया है। आखिरकार ये जो बात है ये पुलिस तक पहुंच जाती है। जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस वह अपने मुखबिर लगा देती है। पुलिस जब यहाँ पर अपने मुखबिर लगाते हैं तो यहाँ पर एक महिला का नाम सामने आता है, और फिर यहाँ पर एक जो व्यक्ति होता है उसका नाम सामने आता है। आखिरकार पुलिस है इन दोनों को घेराबंदी कर कर इस महिला और पुरुष को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद जो महिला और पुरुष होती है, इससे पुलिस वह सख्ताई से पूछताछ करती है। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार जो वह कहानी सुनाते हैं। वह कहानी सुनाने के बाद जो पुलिस है वह इन दोनों को उसी जो कहानी सुना रहे थे, आखिरकार जो व्यक्ति गायब हुआ था वहां पर लेकर जाती है। और पुलिस है वह उनको उस घर के अंदर लेकर जाते हैं। और उस घर के अंदर ले जाने के बाद जो महिला है वह घर के आंगन में ही ये महिला है ये तो घर के आंगन में रुक जाती है, लेकिन जो ये व्यक्ति है यह घर की जो सीढ़ियाँ होती है उन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ये छत की तरफ चला जाता है। और जैसे ही ये छत पर जाता है तो छत पर यह इधर से उधर घूमना शुरू कर देता है। और यह इधर से उधर घूमना शुरू ही कर रहा था। टहलते टहलते यह अचानक से छत से नीचे छलांग लगा देता है। और वह व्यक्ति पीछे की तरफ छलांग लगाता है। और पीछे जैसे ही वह छलांग लगाता है तो पीछे की तरफ एक बहुत गंदा नाला जाता है। और चाहे व्यक्ति कितनी भी ताकत से छलांग लगाए, वहां पर आगे उस नाले के आगे एक मैदान भी है, लेकिन व्यक्ति कितनी भी ताकत से छलांग लगाए उस जो गंदा नाला होता है उस गंदे नाले में तो वह जाकर गिरेगा। और वह व्यक्ति भी जाकर उस जो बहुत ज्यादा दुर्गंध वाला गंदा नाला होता है उस नाले में जाकर गिर जाता है। और वह गंदगी में कीचड़ में हो जाता है। और कुछ जब भी वह ऐसा सन्न हो जाता है तो पुलिस वाले हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आखिरकार वह उन्हें पकड़ ले। पकड़ने के लिए वह पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन रास्ता फिर वह एक दूसरे की गलियों से होकर निकल रहा था। तो पुलिस है वह थोड़ी तत्पर और फिर यहाँ पर जो पुलिस है वह तत्परता पर हो जाती है। यह जो व्यक्ति और ये जो महिला थी यह पहले तो एकदम से प्राइम सस्पेक्ट ही थे। वो फिर यहाँ पर इनको शक हो जाता है। एकदम से जो शक था यह इनका यकीन में बदल जाता है कि इन्होंने ही कुछ न कुछ किया है। फिर यहाँ पर जो व्यक्ति था वह तो फरार हो जाता है, लेकिन जो महिला थी वह पुलिस की हिरासत में ही थी। फिर उस महिला से पूछा जाता है कि वह व्यक्ति था वह तो यहाँ से भाग गया है, लेकिन अब तुम बताओ सच सच, आखिरकार जो व्यक्ति गायब हुआ है यह किस हालत में कहाँ पर है और किस हालत में है, आपने उसके साथ क्या किया है। जब पुलिस ने इस महिला के साथ सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की, फिर पुलिस इसे पूछताछ कर रही थी तो यह एक सेप्टिक टैंक होता है, उस सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा करती है। तो पुलिस को यकीन नहीं होता है। पुलिस है वह उसे दोबारा पूछने की कोशिश करती है। तो पुलिस पूछती है कि वह कहाँ पर है। तो वह महिला उस सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसमें है। फिर यहाँ पर जो नगर निगम की जो टीम है वह आती है। और नगर निगम की जो टीम होती है वह लगभग 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के से यह उस गंदगी से बाहर निकलती है। और उस गंदगी के अंदर एक इंसान की लाश होती है जो कि 3 टुकड़ों में होती है। और वह करीब 4 महीने पहले से इसके अंदर कैद हो चुकी थी। आखिरकार जो ये लाश थी यह कब्जे में ली और इसके बाद जो मामला है यह आगे कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति था जो छत से कूद कर भागा था वह नाले में गिरा था। और ढूंढने के लिए पुलिस लगातार उसको कोशिश कर रही थी। तभी ये व्यक्ति था। यह साल 2026 में आता है और फरवरी के महीने में अगर बात करें तो लगभग 9 साल हो गई। अब फरवरी के महीने में हम बात करें तो फरवरी के महीने में इसे गायब हुए छत से कूदकर जब भागा था तो इसे 9 साल हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगा। हालांकि इस कहानी में क्या होता है कि जो भागने वाला होता है वह महिला कौन थी और जो मरने वाला है वह कौन था और भागने वाला व्यक्ति कौन था, इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है
उत्तर प्रदेश के बल्लमपुरा और बल्लमपुरा का रहने वाला ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राम जी होता है, और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सुलोचना होता है, और सुलोचना के एक बेटा होता है जिसका नाम शिवा सक्सेना होता है, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास की होती है। और ये बताया जाता है कि 2000, और इसके जो मामा का लड़का होता है इसके भी एक लड़का होता है, और इन दोनों का वह अच्छे से ख्याल रखता है। और यहाँ पर इन दोनों का ख्याल रखता है तो ये यहाँ पर अपनी शिवा है, ये यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है। आखिरकार शिवा को एक नौकरी मिल जाती है, और जब इसे नौकरी मिल जाती है तो यह अपनी जिम्मेदारी है वह स्वयं उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो इसका मामा है वह फैसला लेता है कि क्यों न अब इसकी शादी कर दी जाए। आखिरकार फरवरी 2013 में जो लखनऊ का एक इलाका लगता है वीरहाना, और वीरहाना की ही रहने वाली एक मधु होती है जो कि मधु आस्थाना उर्फ डोली नाम होता है, और ये लड़की होती है। इसके साथ इसके परिवार वाले बातचीत करते हैं। जब शिवा के बारे में इसकी पूरी कहानी बताई जाती है तो जो लड़की के परिवार वाले हैं यह बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। आखिरकार शिवा सक्सेना की मधु आस्था उर्फ डोली के साथ शादी कर दी जाती है, और उनकी एक जगह दिलवा दी जाती है जो कि हरि ओम नगर पे वह किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर देते हैं। लड़का है वह प्राइवेट नौकरी करता था, कभी वह अपने गांव चला जाया करता था, कभी वह नौकरी पे चला जाया करता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, वक्त आगे बढ़ रहा था, और लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास बीत जाता है। उनका पहला बच्चा होता है, और पहला बच्चा होता है तो इनके घर में खुशियाँ आती है और खुशियों का माहौल होता है। लेकिन जो बच्चा है वह बहुत दिन तक ज़्यादा जी नहीं पाता है, अभी 1 साल का ही हुआ था, और बच्चे की अचानक मौत हो जाती है। उसके बाद उन्होंने तसल्ली दी और अपने एक दूसरी और कहीं ठीक जिंदगी चल रही थी। तो जिंदगी में यह सब होता है, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। और वो लड़का है वह पहले के इतना ज्यादा दुख तकलीफ झेल चुका था, और इतनी परेशानी झेल चुका था। ले अब वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था फिर से एक और बच्चा पैदा करने के लिए। तो एक बच्चा और पैदा होने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं, और उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब ये पति पत्नी है, यह दोनों ही रहते हैं, और जो एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटते रहते हैं। और सुख दुख में बांटने के बाद यह जो महिला है यानी कि जो शिवा की पत्नी है जिसका नाम मधु होता है, वह समझाने की कोशिश करती है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी ये एक दिन जो इसकी पत्नी मधु होती है यह कहती है अपने पति से, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मैं उनकी जो सगी मौसी है जो कि थाना नाका क्षेत्र के राजेंद्र नगर में रहती है, उनका नाम रंजना होती है, रंजना नाम होता है, और वह लिफाफे बनाने का काम करती है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं भी उनके घर पर जाकर लिफाफे बनवाने में उनका हाथ बंटवा दूं। वहां से थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, और वैसे भी मेरे मन भी लगा रहेगा, और घर पर भी कोई ज्यादा काम नहीं है। फिर इसका जो पति है वह कहता है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, अगर तुम्हारा घर पर मन नहीं लगता है, घर पर भी कोई काम नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकती हूँ। इसी तरह जो लड़की मधु होती है ये यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। कभी तो यह अपनी मौसी के घर पर जाकर काम किया करती थी, और वहां पर जाकर कभी तो ये लिफाफे बनाने का काम किया करती थी, और कभी चाहे लिफाफों का जो कारपेट होता है वह बनाने का काम करो। और फिर ये थोड़े थोड़े लिफाफे अपने घर पर भी लाकर बनाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर इसका जो मौसी का लड़का होता है जिसका नाम नीरज होता है, यह भी उन लिफाफों का काम देखा करता था, यह उन लिफाफों को दुकानों के ऊपर सप्लाई किया करता था। और इसी तरह ये कभी मौसी के साथ और कभी जो मौसी का लड़का होता है नीरज उसके साथ यह काम करना शुरू कर देती है, कभी लिफाफे बनवाने में तो कभी उनको सप्लाई करने में, दुकानों के ऊपर सप्लाई करवाने में भी उसके आगे यह करती रहती है। और ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है और वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों बहुत अच्छे दोस्ती हो जाती हैं, और ये दोनों भाई बहन होते हैं, और यह इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है, और दोस्ती इन दोनों की कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और वह घर में कम ध्यान देते थे, और जो कि पति कई कई बार कई कई दिनों तक यह घर से बाहर नौकरी किया करता था।
और ऐसी ही एक तारीख आती है 16 अक्टूबर 2016 की ये बात है। आखिरकार उसका जो पति होता है शिवा, वह उसे कहकर जाता है कि मैं आज किसी काम से घर से बाहर जा रहा हूँ और शायद आज मैं आऊँ या ना आऊँ। अगर मैं लौट कर आज आ भी सकता हूँ या फिर कल आऊँगा मैं लौट कर। और इसीलिए तुम अपना ख्याल रखना और परेशान बिल्कुल भी मत होना। कोई बात कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता देना और फोन कर लेना। और फिर शिवा है यहाँ से अपनी पत्नी को समझाने के बाद ये घर से निकल जाता है। और जैसे ये घर पर निकलता है तो फिर यहाँ पर जो उसकी पत्नी मधु है ये नीरज को फोन करती है। और नीरज को फोन कॉल करने के बाद यहाँ पर नीरज की घर में एंट्री होती है। और नीरज घर पर आने के बाद कहता है कि जीजा जी कहाँ पर गए। तो वो मधु कहती है कि जीजा जी है वह तुम्हारे बाहर गए हुए हैं। और फिर यहाँ पर जो बात यह है कि ये नीरज है और मधु का ये दोनों आपस में यहाँ पर एक रात बिताना शुरू कर देते हैं। जैसे ये रात बिता रहे थे, यानी कि 16 तारीख को वह गया था 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर की रात को वह अचानक से घर पर वापस आ जाता है शिवा। जैसे ही वह घर पर आता है वापस तो वह सोचता है कि मैं क्यों गेट बजाता हूँ। और जैसे वह मेन गेट पर आता है तो देखता है कि क्यों मैं पत्नी को आधी रात को परेशान करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि दीवार को लांग कर मैं अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही वह दीवार को लांग कर घर के अंदर जाता है और वह एक दरवाजा को वो पार कर जैसे मेन गेट के पास पहुंचता है तो उसे ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर से कुछ अजीब तरीके की आवाज आ रही है, जैसे कि मेरी पत्नी के अलावा घर के ऊपर कोई और है। जैसे उसने आवाज सुनी तो आवाज सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा आता है तो उसने जो कमरे का दरवाजा होता है उसे लात मारता है। और लात मारने के बाद जो कमरे का दरवाजा खोलता है, जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और जो दृश्य उसने अपने आंखों से देखा वह देखकर खुद हैरान में पड़ जाता है कि आखिरकार जो उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी थी वह उसका भाई होता है और वह रिश्ते में उसका भाई लगता है। उसके साथ वह ये क्या काम कर रही है, वह उसके साथ तो लिफाफे बनाने का काम कर रही थी। और इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में उसके साथ वह पाई जाती है। और इन दोनों को वह यहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में देखता है क्योंकि यह दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। और इसको इतना खराब लगता है कि यह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे 2-3 थप्पड़ लगा देता है। और मधु इसे यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है वैसे ही तुम परेशान हो रहे हो और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। यह अपने पति को कुछ ऐसा समझा रही है। इसी बीच में जो नीरज है वह बोलने लगता है तो वह शिवा को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शिवा को भी यहाँ पर वह थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। इन दोनों के शिवा थप्पड़ मारता है, नीरज को और अपनी पत्नी को। और फिर जैसे ही शिवा ने इस मधु और यानी कि जो उसके मौसी का लड़का था उसे जो वो कि नीरज, इन दोनों को थप्पड़ मारा तो इन दोनों को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। जैसे इन दोनों को गुस्सा आता है तो उस शिवा को यह गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और उसकी हत्या कर देते हैं गला घोटकर। और इसके बाद इनको रोकने वाला टोकने वाला कोई था नहीं। यह आखिरकार हत्या तो कर देते हैं लेकिन ये हैरान थे कि आखिरकार हम ये लाश थे इसे कहाँ पर ठिकाने लगाए, क्योंकि यहाँ पर रात तो गुजर जाती है। और गुजरने के बाद फिर से यहाँ पर जो अगला दिन है वह निकलता है। जैसे रोजमर्रा की तरह ये काम किया करते हैं वैसे यह काम करते हैं। और काम करने के बाद यह फिर से काम करने के बाद ये घर पर वापस आते हैं। नीरज इस घर में आना जाना रहता था। आसपास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जो इसका पति था उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। सब जानते थे कि ये इसकी मौसी का लड़का है, भाई तो कोई दिक्कत नहीं है और परेशानी की कोई बात नहीं थी। और अगले ही दिन उसकी जो लाश है उसके लगभग ये 3 टुकड़े करते हैं। 3 टुकड़े करने के बाद ये फैसला करते हैं कि इसे घर के अंदर ही सेप्टिंग टैंक के अंदर दफन कर देंगे। और यहाँ पर जो दफन करते हैं और वहीं पर एक कब्र बना देते हैं। आखिरकार सब काम हो जाता है। काम करने के बाद यह 2-3 दिन यानी कि 19 अक्टूबर 2016 को यह करवा चौथ का त्योहार होता है। और करवा चौथ का पर्व रखती है। पर्व रखने के बाद आसपास की जो महिलाएं यह पूछती हैं कि तुम्हारा पति शिवा कहाँ पर है, तो ये कहती है कि वह अपनी नौकरी के सिलसिले से घर से बाहर गया हुआ है, आज नहीं आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं उनके लिए यह पर्व है, ये तो जो करवा चौथ का त्योहार है ये मैं अच्छे से मनाऊंगी, व्रत रखूंगी। और व्रत रखती है और आसपास की औरतें हैं वह महिलाएं
उस व्रत में शामिल वह भी होती है और खुशियों के गीत गाए जाते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जो पत्नी, जो उसका पति है, उसने उसके अपने ही पति की हत्या कर कर और उसको सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया है। आखिरकार 15 दिन के बाद मौका मिलता है, जो मकान मालिक से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि इसका जो मकान छोड़कर जा रहे हो, यहाँ से थोड़ी दूर का फासला है, यहाँ पर एक अच्छा घर मिल रहा है, वहां पर रहना चाहती हूँ। मकान मालिक इस बात से ऐतराज नहीं था, लेकिन वह 15 दिन के बाद जो मकान मालिक है वह छोड़ देता है। और फिर यहाँ पर ये इस कॉलोनी को छोड़कर यह दूसरी कॉलोनी में रहने लग जाती है। और दूसरी कॉलोनी में जहाँ पर जाकर रहती है तो वहाँ पर नीरज को कोई जानता ही नहीं था, और नहीं जानता था तो नीरज को ये यहाँ पर नीरज है ये बेझिझक आता था, और यह इस तरह रहते थे कि जैसे कि एक पति और पत्नी, यह बेरोक बेटोक आता था। जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन एक दिन आता है, जो मधु का सगा भाई होता है, जिसका नाम मोहित होता है। मोहित है यह अपनी बहन, यानी कि 10 नवंबर 2016 को आखिरकार जो मोहित है वह अपनी बहन से पूछता है कि जीजा जी को मैंने कई बार फोन किया है, उनका फोन है वह भी बंद आ रहा है, मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है, दीदी जीजा जी से बात करवा दीजिए मेरी। तो ये जो मधु है ये कहती है कि ये मेरी भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है कई दिनों से, उनका पता ही नहीं, मुझे कोई जरूरी, ये फिर जो लड़का ये कहता कि मुझे जरूरी काम है, आप बात करिए। तो ये जो इसके आखिरकार जो मधु है यह अपने भाई को बता देती है कि मेरा खुद का ही संपर्क नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारी कहाँ से बात करा दूं, वह कई दिन से घर पर ही नहीं आए हुए हैं। फिर इस लड़के की जिद पर ये जो मधु है यह आखिरकार 12 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र लिखती है, और प्रार्थना पत्र लिखकर यह नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है मंडियाप, वहां पर जाती है। और इस पुलिस स्टेशन में यह दरोगा के सामने पहुंचती है। जाकर दरोगा से कहती है कि मेरा पति कई दिनों से लापता है, और वहां पर रोने लगती है। तभी दरोगा साहब कहते हैं कि ठीक ठीक देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो दरोगा है वह इस मामले को उतना सीरियस नहीं लेता है जितना सीरियस शायद इसे लेना चाहिए था। फिर ये महिला आराम से यहाँ से चुपके से निकल जाती है, और ना तो दरोगा ये जानने की कोशिश करता है कि महिला कौन है और कहाँ से आई है, और ना ही ये महिला फिर से थाने में जाने की कोशिश करती है। आखिरकार यह जाकर पता चलता है, क्योंकि जो इसका पति था वह खुद ही ठिकाने पर लगाया है। यह क्यों पता करेगी, क्योंकि उसने खुद स्वयं ही अपने पति को ठिकाने पर लगाया था। और वक्त है ये ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब लगातार शिवा गायब रहता है तो जो चाहने वाले हैं, उसको पसंद करने वाले हैं, जहां जहां वह नौकरी करता था, जहां जहां जाते थे, वह लोग उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। सभी को उनको पूछना शुरू कर देते हैं। तो वह कहती है कि वह नौकरी पे गया है या गांव में गया है, कोई ना कोई बहाना बना लिया करती थी। आखिरकार वक्त आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, आखिरकार 26 फरवरी 2017, यानी कि 26 फरवरी 2017 की वह तारीख आती है। आखिरकार उसके जो मामा होता है, जिनका नाम राम होता है, राम जनक होता है, और राम जनक यह राज की बात है, यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उनका भांजा यूं तो कहीं गायब नहीं हो सकता, बल्कि गायब किया गया है। वह थाने में जाकर पूरी कहानी बताता है, और वह कहता है कि साहब मेरा भांजा है, वह कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग यह 1-2 महीने की बात हो गई है, वक्त हो गया है आसपास। और वह थानेदार को बताता है सारी बात। थानेदार है वह अपने सूत्रों के अनुसार, उन्हें लगता था कि जो उसकी जो पत्नी है मधु का, उसका नाम सामने आता है, और साथ ही नाम सामने आता है नीरज का। पुलिस है इन दोनों को पकड़ती है। पकड़ने के बाद इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तभी यह पूरी कहानी बताते हैं। और पूरी कहानी बताए के अनुसार यह उस घर में लेकर जाते हैं जिस घर में यह पहले किराए के मकान पर रहा करते थे। महिला है ये सेफ्टी टैंक के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन जो नीरज है वह छत पर जाकर आराम से घूमने लग जाता है। पुलिस वाले को लग रहा था कि शायद ये यहाँ से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पीछे से जो नाला जा रहा था उस नाले में वह कूद जाता है, और जैसे छत से आराम से घूमने की कोशिश कर रहा था, और फिर से वह जाकर पीछे जो गंदा नाला जा रहा था उस नाले में वह कूद जाता है। और पुलिस वाले ये रोकने की इसलिए कोशिश नहीं करते हैं कि उसके अंदर कूदा था तो उसमें बहुत ज्यादा गंदगी थी, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आखिरकार उसे पकड़ने की। तभी जो ये आखिरकार जो ये महिला थी, इसको शिनाख्त के आधार पर इस महिला को बरामद कर लिया जाता है, और फिर इसे लगभग
इस महिला को। और फिर इस महिला से पूछा जाता है तो ये बता देती है। फिर उस गटर से लाश को होती है उसको निकाला जाता है। 3 टुकड़ों के हिस्सों में ये लाश निकलती है। फिर इसका जो डीएनए टेस्ट किया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और जो नीरज होता है, इसको जो पुलिस है, ये है नाका थाने क्षेत्र में ही इसको खोजने की कोशिश कर रही थी। और इसका घर है ये नाका थाने क्षेत्र में राजेंद्र नगर में रहता था। और वहां पर भी जाती है पुलिस है। उनकी माँ का नाम रंजना होता है। नीरज की माँ का नाम रंजना होता है। उनसे भी पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। तब वह भी एक नई कहानी बताती है। वह कहती है कि मेरा सगा बेटा नहीं है, बल्कि वह हमारे पीछे की एक जो मलिन बस्ती है, वहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला एक बच्चा होता है। मुझे उनकी आदत अच्छी लगती थी और उसे काम करने के लिए थोड़ा अच्छा। और वो कहती है कि मैंने इसे फिर गोद ले लिया था और यह मेरे साथ ही मेरे बच्चे की तरह ही रहता था। और मुझे नहीं पता है कि उसने ऐसा क्या काम कर दिया है, और नहीं मेरे को ये कानो कान खबर है। आपको वो कहीं अंदाजा है तो आप उसे ढूंढ दीजिए। और इस घटनाक्रम लगभग 9 साल का समय था, यह बीत जाता है और आखिरकार 2026 होती है। 9 साल बीत गए हैं। अब फरवरी 2026 में इसे 9 साल हो जाएंगे। और आखिरकार फिर जो ये महिला होती है, इसको अरेस्ट किया जाता है और इसके जेल के अंदर इसे भेज दिया जाता है। और फिर जेल में भेजने के बाद इसे इसकी चार्जशीट तैयार की जाती है। और चार्जशीट लगने के बाद इसे अदालत में सुनवाई होती है। आखिरकार 19 जनवरी 2023 ने अदालत में इसे फैसला सुना दिया था कि जो ये महिला है, इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और साथ ही 35,000 रुपए का इसे जुर्माना लगाया गया था। आखिरकार जो जुर्माना लगाया था, इसे उम्र कैद की सजा। और अभी ये जो ऑप्शन था, ये हाई कोर्ट में जाना था, सुप्रीम कोर्ट में जाना हो सकता है, तब यह बाहर भी आ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यह बात साल 2000 की है। यह तीन जो व्यक्ति होते हैं, तीनों, यह जो गोंडा एक मसौली जगह लगती है, वहां पर रहते हैं। और वहां पर यह जा रहे थे और यह जाते जाते रास्ते में उनके सामने एक ट्रक आता है और उस ट्रक ने इनको टक्कर मारी। जैसे ही उस ट्रक की चपेट में यह आते हैं तीनों, तो जैसे ही राम जी है, इसकी तो मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जो इसकी पत्नी है राम जी की, सुलोचना, उसके यह मानसिक रूप से उसके दिमाग के ऊपर एक चोट लगती है। और वह चोट ऐसी लगती है कि वह न तो जिंदा रहती है और न ही वह मरती है। वह ऐसी जिंदगी जी रही होती है। और एक उनका जो बेटा होता है शिवा, वह दूर जाकर गिर जाता है और वह एकदम से बिल्कुल सुरक्षित होता है। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी उसे। एकदम से वह है यहाँ पर शोर मचाता है और उसके बाद जो लोग थे वह यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जो राम जी की लाश होती है उसको कब्जे में लेती है और उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ जो महिला होती है उसका उपचार के लिए भेजती है। जो लड़का होता है यहाँ पर, यह एकदम से बिल्कुल ठीक होता है और वक्त आगे बढ़ने लग जाता है। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो जो शिवा सक्सेना है धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन जो उसकी माँ है, उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति यह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ साल के बाद उसकी मौत हो जाती है। और जो शिवा सक्सेना है, यह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। हालांकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई या काम करने की तमाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन वो बालक, इसीलिए गांव के लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और जो उसकी जिम्मेदारी है वह उसका मामा लेता है, जो कि लखनऊ के इंदिरा नगर में सी सेक्टर में रहता है। और रहकर वह वहां पर जन राज के वह सिफारिश करते हुए उस बालक का नाम शिवा रखा जाता है। और